राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रेकिंग चला रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बहुत सी चर्चाएं राजभवन पहुंचने को लेकर भी थी, लेकिन ये बताएंगे कि एक औपचारिकता के लिए वहां पर पहुंचे हैं आने वाले सत्र को लेकर। और ऐसे में राज्यपाल से मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। लेकिन जो अनंत विजय जी ने बात कही अभी थोड़ी देर पहले, उस पर आ रही हूं वापस। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इसका मजा जरूर ले रहे हैं। अब जो बयान आ रहे हैं इस वक्त, वहां पर एक मंथन जरूर है और अलग अलग हलकों में वो मंथन है। और उसी के चलते यूपी में एक अलग मंथन है, असम में एक अलग मंथन है, वहां बंगाल में अलग मंथन हो रहा है। और उसी वजह से ऐसे सियासी बयान आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली चले जाते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन इन सब के बीच आप अपने लिए क्या हासिल देख रहे हैं भाई अजीज खान साहब? देखिए सुचेता जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो चुटकी ले रही है, समाजवादी पार्टी मुद्दे को उछाल रही है। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ये जो भी कुछ देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिस तरीके से वहाँ पो की स्थिति है कि साहब कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ में अलग जगह जा रहा है, अलग अलग तरीके से मीटिंग हो रही है, मतलब ये कोई विपक्ष करा रहा है क्या? ये जो अंतर्कलह है वो अंतर्कलह तो सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है। और वो अंतर्कलह कुछ ऐसा है कि आप देखिए कहीं कोई पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान आ रहा है, और क्या क्या बयान आ रहा है सार्वजनिक पटल पे आप देख रहे हैं, इनके अपने विधायक क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो स्थितियां हैं ये विपक्ष ने नहीं पैदा किया है। विपक्ष तो संयम मार के बैठा हुआ है, वो सिर्फ देख रहा है कि आज जो अधिकारी है वो पैरेलल, एक सरकार एक चल रही है और अधिकारियों का एक गुट एक चल रहा है। सरकार का नकेल, सरकार का इकबाल अधिकारियों पर से खत्म हो गया है। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो मेरे ख्याल से शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ शायद ऐसा नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, समर्थक, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये विपक्ष नहीं कह रहा है। और अगर विपक्ष कह भी रहा हो तो क्या वजह है आप खुद समझिए, क्योंकि इसमें जनता पिस रही है। आज जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी पर से जो अंकुश है वो बीजेपी का खत्म हो गया, सरकार का खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म है। आज जनता त्रस्त है। ये विपक्ष को चिंता है इस बात का कि आप सरकार चला रहे हैं लेकिन सरकार चल नहीं रही है, सरकार सिर्फ कहीं ना कहीं रेंग रही है, क्योंकि वो आज बैसाखी के बारे है। क्यों? वजह साफ है, अपने साथ नहीं है, क्योंकि आपस में अंतर्कलह है, क्योंकि स्थितियां स्पष्ट नहीं है। तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, साहब विपक्ष चुटकी ले रहा। विपक्ष चुटकी नहीं ले रहा है, विपक्ष मजाक नहीं उड़ा रहा। विपक्ष चाहता है कि अगर आपको सत्ता की जिम्मेदारी दी गई है तो जनता के हित में फैसले करिए, जनता का काम करिए। और जनता से ऊपर न सरकार है और न संगठन है। बात तमाम नहीं, ये तो बढ़िया बात है, ये तो आपकी बात बढ़िया है। सरकार पर वही तो वो कर रहे हैं। अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो उन मुद्दों से कुछ लोग तो छिटक रहे हैं ना। मैं वापस अगर आऊं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर, अगर वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को बार बार इग्नोर क्यों करती हैं सियासी पार्टियां? मुझे नहीं समझ आता, लेकिन इस पर चर्चा हमेशा होती है। जैसा मैंने कहा कि आम घरों में, विष्णु शंकर जैन जी, ये घरों में चर्चाएं होती है और बहुत से लोग इसे नकारते भी हैं। यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि आने वाले कुछ सालों में हिंदू एक अल्पसंख्यक बन जाए, लेकिन ये चर्चाएं होती हैं। और इसीलिए अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक अपने हिंदू वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक सियासी मंशा माना जाए? विजय त्रिवेदी जी, ये क्या सिर्फ एक सियासी मंशा है? देखिए सुचेता जी, आपकी बात से सहमत हूं मैं कि बहुत सारी जगह पर लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सार्वजनिक जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं हिमंता जी या हाँ। शुभेंदु जी जैसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, वो जब ये चर्चा करते हैं तो इस बात की चिंता होती है और होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जी भी चर्चा कर रहे हैं इस बात की, है ना। और आप ये समझिए कि ये कारण क्यों हुई चर्चा शुरू, क्योंकि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो उसका उम्मीद थी उससे नीचे आई। मैं इसको हारना नहीं कहता, लेकिन वो उम्मीद से नीचे आए। 2014 में भी आपको तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आपके पास 282 सीट आ गई थी तो आपने कुछ नहीं कहा, तब सबका साथ सबका विकास करते रहे। 2019 में 303 सीट आ गई, तब भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया आपको।
तो फिर क्यों नहीं बोला आपने? अब आज 2024 में आप हार गए तो आप, या कम हो गई सीटें, तो आप उस पर उसका सारा जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल रहे हैं। और आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझिए हिंदुस्तान की। क्या हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये है कि जिसको वोट, जो वोट देगा उसे ही? अभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि आपने वोट नहीं दिया, तब भी हमने विकास आपको दिया, उज्ज्वला योजना दी, PM आवास योजना दी, सब कुछ दिया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला है? 36% वोट मिला है पूरे देश भर में, ठीक है। उसमें 14% मुसलमान भी जोड़ लीजिए तो 50% हो गए जो मुसलमानों ने नहीं दिया। उसके बाद भी 50% हिंदू हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। बंद कर दीजिए उनकी योजनाएं। अयोध्या में पासी, अयोध्या सीट जो राम जन्मभूमि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी पूरे बीजेपी के एजेंडा पर, वहाँ पे अवधेश प्रसाद जीत के पासी समाज की वजह से, ऐसा माना जाता है। पासी समाज के 4 लाख वोट मिल गए, तो सरकार बंद कर रही है योजना पासी समाज के खिलाफ। तो ये कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं? और फिर मैं बार बार कहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा करता हूं मैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा तो जिंदगी भर माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं सर। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि ये डेंट कर सकता है बीजेपी को, इस तरह के बयान फर्दर डेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक सोच ये होगी कि भाई ये वाले इस तरह डेंट करेंगे। विष्णु जी, आपसे पूछ रही हूं, जो शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, क्या आप उसमें आपकी सोच वो है कि जो हमारे साथ, हम उसके साथ वाली सोच पर आगे बढ़ने की जरूरत है? सुचरिता जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी यहाँ पे विजय त्रिवेदी जी ने एक बात कही और मैं इनका काफी रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये बताइए जरा, चुन के आने के बाद किस सांसद ने ये कहा पार्लियामेंट के पटल पे कि सेंगोल जो है उसको हम हटा देंगे? यहाँ पे सवाल जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है उस परिप्रेक्ष्य से काफी आगे है सर। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और प्लीज जरा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक रिपोर्ट पेश की थी गवर्नर ऑफ आसाम ने, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा ने 8 नवंबर 1998 को, और उस रिपोर्ट में यह कहा था कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है, इलीगल इन्फ्लक्स हो रहा है बांग्लादेश से आसाम में, इसके बहुत ही भयावह कॉन्सिक्वेंस होंगे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और अगर वो दिन दूर नहीं है जब आसामीज पीपल माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाएंगे। आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, एक मिनट पॉलिटिकल एंगल छोड़ दीजिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब यहां इस देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाएगी। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है, और मैं यही बात आपके सामने आज हाईलाइट करना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे आपने डिबेट रखी है, और जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और एक सुनियोजित साजिश के तहत, मैं कहना चाहता हूं कॉन्स्पिरेसी के तहत, इस तरह से जनसंख्या का अनुपात बदला जा रहा है कि यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी कर सके, और ये हम लोगों का हक है इस देश के नागरिक होने के नाते कि उसके ऊपर हम चर्चा कर सके, उसके ऊपर सवाल उठा सके। आप इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप धर्म और जाति के आधार पे वोट मांग के इलेक्शन में आना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधार पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123(3) का वायलेशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अभिराम सिंह के जजमेंट का वायलेशन करते हुए, उसके खिलाफ विरोध है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं सुचरिता जी, ये देश तब तक सेकुलर है जब तक यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है। मुझे कोई भी आप पूरे वर्ल्ड में देश बताइए जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में और वो देश सेकुलर है।